एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपका प्रभाकर सिंह चौहान। आज हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी परसेन डी हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे शिक्षा विभाग के विभिन्न पहलुओं पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको आए हुए अभी बहुत कम समय हुआ और आपके आने से पहले जैसा कि कोई टाइम टेबल नहीं था, अध्यापक जैसे जब तक मैं विख्यात था कि अध्यापक का आना और जाना ये कोई निश्चित नहीं था। कभी देर से आ रहे हैं, जल्दी चले जा रहे हैं, कोई उनको काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आपके आने के बाद स्थितियाँ जो सुधरी हैं, जैसे कि हमारी टीम ने पूरे क्षेत्र में आपका सर्वे किया कि आप काम भी बहुत तेज़ी से ले रहे हैं, टाइम से आ भी रहे हैं, टाइम से जा भी रहे हैं और उसके बाद भी सारा अध्यापक वर्ग आपसे बहुत संतुष्ट दिखाई पड़ता है। वैसे आपकी क्या योजना रही है कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि काम लेने के बावजूद भी अध्यापक आपसे संतुष्ट हैं? हमारे शिक्षक जो वर्तमान में नियुक्त काफ़ी शैक्षिक स्तर के अच्छे शैक्षिक स्तर के हैं और मेहनती हैं। बशर्ते एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमारे सभी शिक्षक साथी कुछ कर गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब से हमारे विभाग में जो हमारे महानिदेशक महोदय आए विजय किराणन जी, उन्होंने एक ऐसी ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा से हम लोग पूरी तरह से लबालब हैं। हमारे शिक्षक भी, हाँ, थोड़े से बीच में इस परसेंटी ब्लॉक के संबंध में कहा जाता है कि शिथिलता आई थी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा विकासखंड मिला, ऐसे शिक्षक मिले जो पूरी तरह से कदम मिलाकर काम करने के लिए तत्पर हैं। हमने सर्वप्रथम जब यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया तो मैंने पुरानी स्थितियों के साथ और जो मुझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करनी थी, मैंने तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन किया। अपने ARP साथियों के साथ, हमारे जो कुछ कर्मठ शिक्षक हैं उनके साथ, जो लीडर्स हमारे हैं, संकुल शिक्षक हमारे हैं, उनसे बैठ करके मैंने बात किया और ये निकल के आया कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो प्रेरक ब्लॉक बनाने की जो संकल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम प्रत्येक दफा में अपने पूरे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देंगे निर्धारित समय में, उसी कड़ी में सभी हमारे शिक्षक साथियों ने शपथ लिया और कह दिया कि हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। ये करने की तरफ में सबसे पहले प्राथमिकता तय की गई कि हम शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। उस पर चल करके एक एक विद्यालय को, एक एक बच्चे को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाएंगे, जिस पर सभी शिक्षकों ने सहमति दी और उन्होंने कमर कस लिया कि नहीं, बिल्कुल हमें ये कार्य करना है। साथ ही बीच में पता चला कि हमारे प्रधान जी लोग के द्वारा विद्यालयों में कायाकल्प के अंतर्गत विगत सत्रों में कार्य नहीं हुआ। हमारा जनपद ही नहीं, तो हमारा ब्लॉक भी बहुत पीछे रहा इसमें कायाकल्प के कार्यों में। जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे कष्ट हुआ कि हमारे एक भी विद्यालय में टाइल नहीं लगा था, एक भी विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत दिव्यांग शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था। बहुत सारे विद्यालय विभिन्न चीज़ों से अछूते हैं जहाँ पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ था, ना कोई मोटिवेशन हुआ था। हमने प्राथमिकता तय की, अपने प्रधान जी लोगों की मैंने तत्काल मीटिंग की, BDO साहब से वार्ता की, हमारे ADO पंचायत ने पूरा सहयोग किया और हम लोग सेक्रेटरी के साथ बैठक करके एक रणनीति तैयार करते हुए और ये तय किया कि हमें कायाकल्प के अंतर्गत कौन से कार्य सबसे पहले कराने हैं। और ये तय किया गया कि हम पैरामीटर के संबंध में जो 19 पैरामीटर हमारे हैं हमें पूरा करना है, जो प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए, प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है, ये तय किया गया। उसमें हमारे BDO साहब ने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिसको मैं करा दूंगा, जो अवशेष कार्य थे उस पर मैंने तय किया कि ये मैं अपने शिक्षकों से कराऊँ और सभी शिक्षकों ने बाकायदे ये मान लिया है कि हमें ये कार्य कराना है और उन्होंने कार्य शुरू भी कर दिया है। वर्तमान में हमारे ब्लॉक में 8 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर टाइल लग गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने कम समय में। और अभी प्रधान जी आए थे विरैचा के, उन्होंने कहा था मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ, लगातार हमसे प्रधान जी लोगों से संपर्क होता है, विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ मैं अपने प्रधान जी से जरूर मिलता हूँ कि ये विद्यालय आपका है। हमारे विद्यालय में जो बच्चे नामांकित हैं वो बहुत ही गरीब घर के होते हैं। अगर जरा सा भी पैसा किसी के पास होता है तो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता, वो किसी छप्पर वाले मांटेसरी में फीस दे करके पढ़ाना उसकी प्राथमिकता होती है। लेकिन जब वो मजबूर होता है तो मेरे विद्यालय में मिलता है।
तो मेरा भी एक कर्तव्य है, मेरे शिक्षक साथियों का भी कर्तव्य है कि उसको उसी हिसाब से निष्ठापूर्ण कार्य करते हुए हम उन बच्चों को सब कुछ दें। हमारी सरकार अपने बच्चों को खाना से लेकर के कपड़े, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग यानी पूरे संसाधन देती है। अब तो डीबीटी के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, सीधे सीधे इनके अभिभावकों के खातों में पैसा मेरे बच्चों का पहुँच जाएगा और वह दीपावली से पहले ही हमारे बच्चों को सभी संसाधन मुहैया करा देंगे। तो इससे एक माहौल बना है। अब वो विद्यालय हमारे पुराने वाले विद्यालय नहीं रह गए, बहुत कुछ कायाकल्पित होकर के बहुत कुछ करने वाला है। और ये जो कहा जाता था कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा बहुत ही बेकार थी, हमेशा ये दृष्टि से देखा जाता था, ये सपना हो गया। अब ऐसा नहीं है। अब पहली प्राथमिकता अभिभावक की होती है कि हम प्राथमिक विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गाँव में जब मैं पहुँचता हूँ तो बच्चे मुझे भी देखकर पहचान जाते हैं कि ये हैं अधिकारी, ये जो आए हैं, ये हम लोगों से भी बात करेंगे। मैं सड़क पर रुक करके अपने बच्चों से बात करता हूँ जो विद्यालय नहीं पहुँचे होते हैं कि बेटा क्यों नहीं स्कूल गए हो, क्या कारण है। जब इस तरह का माहौल हमारे सभी साथी, हम तो उम्मीद करते हैं, निवेदन भी करते हैं सभी अधिकारियों से कि जो भी अधिकारी गांव में विजिट पे जाएं, वो अगर कोई बच्चा विद्यालय से बाहर मिल जाए, सड़क पर मिल जाए, तो उस बच्चे से जरूर बात करें, पूछें क्या दिक्कत है, हमारे विद्यालय तक जाएं, हमारे विद्यालय के भोजन की व्यवस्था, हमारे विद्यालय के सभी संसाधन, उस पर चर्चा करें। क्योंकि ये केवल शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं है, ये सभी का दायित्व है, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि ग्राम प्रधान महोदय को हम वोट देंगे जब हमारे यहाँ खड़ंजा लगेगा, हमारे यहाँ हैंडपम्प लगेगा। मैं कहता हूँ मत कुछ करिए, ये सब मुझे जरूरत नहीं है। प्रधान जी के चुनाव का केवल एक मापदंड हो कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा, हमारे विद्यालय के लिए उन्होंने क्या किया, ये होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर हो जाए प्रधान जी के चुने जाने का, तो निश्चित रूप से हमारे सभी बच्चे गांव में पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो स्वतः ही उनके घर में खड़ंजा, घर के सामने खड़ंजा, उनके घर में हैंडपम्प, शौचालय, बिजली, जो भी संसाधन है स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। बस पढ़ाई की जरूरत है, इसलिए पहली प्राथमिकता पढ़ाई है। जी सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ब्लॉक के अपने विभाग के मुखिया हैं और पूरे ब्लॉक के जो भी अध्यापक होते हैं वो आपका परिवार होता है। जी बिल्कुल। जैसा कि अध्यापकों से, कई अध्यापकों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि आपके आने के बाद जैसे जो सबसे मुख्य चीज़ हुई वो ये हुई कि जैसे महिलाएं कभी CCL अप्लाई करती थी, उनका पेंडिंग पड़ा रहता था, वो पूछने वाला नहीं होता था। और आपके आने के बाद से वो विदिन 2 डेज CCL अप्रूव हो रही, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैरोकारी से। आप चाहे उसको तत्काल देखते हैं और उसको अप्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपके आने के बाद सुविधाएं उनको मिलने शुरू हो गई। दूसरी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एकमात्र शिक्षा विभाग ऐसा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिसमें जो वेतन की तिथि होती है वो निश्चित नहीं होती। एक डेट कंफर्म, जैसे अन्य विभागों में एक डेट कंफर्म होती है 1 तारीख 2 तारीख, लेकिन आपके यहाँ कहा जाता है कि 10 तारीख के पहले आ जाएगा या 12 के पहले आ जाएगा। तो इस पर क्या आपका कोई विचार है कि मतलब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कब तक ऐसा? नहीं, हमारा विभाग पूरी तरह से इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बशर्ते ये है कि अन्य विभागों में डेट कॉम्पिटेंट बनाए जिस पर सभी शिक्षकों ने सहमति दी और उन्होंने कमर कस लिया कि नहीं बिल्कुल हमें ये कार्य करना है। साथ ही बीच में पता चला कि हमारे प्रधान जी लोग के द्वारा विद्यालयों में कायाकल्प के अंतर्गत विगत सत्रों में कार्य नहीं हुआ। हमारा जनपद ही नहीं हुआ, हमारा ब्लॉक भी बहुत पीछे रहा इसमें कायाकल्प के कार्यों में। जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे कष्ट हुआ कि हमारे एक भी विद्यालय में टाइल नहीं लगा था, एक भी विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत दिव्यांग शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यालय विभिन्न चीज़ों से अछूते हैं जहाँ पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ था, ना कोई मोटिवेशन हुआ था। हमने प्राथमिकता तय की, अपने प्रधान जी लोगों की मैंने तत्काल मीटिंग की, BDO साहब से वार्ता की, हमारे जो पंचायत ने उसका सहयोग किया और हम लोग सेक्रेटरी के साथ बैठक करके एक रणनीति तैयार करते हुए और ये तय किया कि हमें कायाकल्प के अंतर्गत कौन से कार्य सबसे पहले कराने, और ये तय किया गया कि हम पैरामीटर के संबंध में जो 19 पैरामीटर हमारे हैं हमें पूरा करना है। जो प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए, प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है, ये तय किया गया। उसमें हमारे BDO साहब ने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिसको मैं करा दूंगा, जो अवशेष कार्य थे उस पर मैंने तय किया कि ये मैं अपने शिक्षकों से करा दूँगा।
और सभी शिक्षकों ने बाकायदे ये मान लिया है कि हमें ये कार्य कराना है और उन्होंने कार्य शुरू भी कर दिया है। वर्तमान में हमारे ब्लॉक में 8 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर लाइट लग गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने कम समय में। और अभी प्रधान जी आए थे विरैचा के, उन्होंने कहा था मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ, लगातार हमसे प्रधान जी लोगों से संपर्क होता है, मैं विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ मैं अपने प्रधान जी से जरूर मिलता हूँ कि ये विद्यालय आपका है। हमारे विद्यालय में जो बच्चे नामांकित हैं वो बहुत ही गरीब घर के होते हैं। अगर जरा सा भी पैसा किसी के पास होता है तो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहिए, वो किसी छप्पर वाले मांटेसरी में फीस दे करके पढ़ाना उसकी प्राथमिकता होती है। लेकिन जब वो मजबूर होता है तो मेरे विद्यालय में मिलता है, तो मेरा भी कर्तव्य है, मेरे शिक्षक साथियों का भी कर्तव्य है कि उसको उसी हिसाब से निष्ठापूर्ण कार्य करते हुए हम उन बच्चों को सब कुछ दें। हमारी सरकार अपने बच्चों को खाना से लेकर के कपड़े, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग यानी पूरे संसाधन देती है। अब तो डीबीटी के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है सीधे सीधे इनके अभिभावकों के खाते में पैसा मेरे बच्चों का पहुंच जाएगा और वह दीपावली से पहले ही हमारे बच्चों को सभी संसाधन मुहैया करा देंगे। तो इससे एक माहौल बना है। अब वो विद्यालय हमारे पुराने वाले विद्यालय नहीं रह गए, बहुत कुछ कायाकल्पित होकर के बहुत कुछ सुधरने वाला है। और ये जो कहा जाता था कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा बहुत ही बेकार थी, हमेशा हे दृष्टि से देखा जाता था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धनराशि लगती है शिक्षकों के वेतन में। इसके लिए हमारे वित्त नियंत्रक महोदय भी पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि कितने अच्छे ढंग से समय पर हम अपने अध्यापकों को वेतन दिला दें। ये पूरी तरह से वो भी तैयार हैं। हमारे लेखाधिकारी साहब पूरी तरह से इस पर लगे रहते हैं कि कितनी जल्दी हम दे दें। अब तो चूँकि हम लोगों के यहाँ मानव संपदा पोर्टल से और प्रेरणा से लिख करके सभी चीज़ें वेतन देने की व्यवस्था हो गई है। अब हम लोग वो उपस्थिति पुराने परंपरागत तरीके से नहीं लेते हैं कि पहले पन्ना आता था उपस्थिति का, हाजिरी गैर हाजिरी कटिंग करके दस्तखत करके काटते पीटते थे, वो सब खत्म हो गया। अब सब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन पावना बोला जाता है, बोला जाता है, अब वो खत्म हो गया। अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन हमारा अध्यापक 3 तारीख जैसे क्या है 21 से लेकर के 25 के बीच वो पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिट कर देगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की। यदि उसमें विलम्ब करता है तो कुछ विलम्ब हो जाता है, क्योंकि इस तरह से तकनीकी कारणों से अगर विलम्ब होता है तो होता है, आ जाता है। वैसे बजट हमारे विभाग ने उपलब्ध करा दिया है, जो विलम्ब हुआ है इधर वो शायद बजट के कारण ही विलम्ब जी। हुआ है। अभी इधर आपको देखने में जैसा मिला है कि इधर इस महीने में काफी बहुत लेकिन लेकिन मिल गया अब बजट नहीं। बजट नहीं। चलिए दूसरी चीज़ एक और पूछनी है कि जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आया कि वैश्यता सूची के आधार पर या जैसे जो प्रमोशन को लेकर, तो प्रमोशन को लेकर कई जनपदों में तो लिस्ट शायद बननी भी शुरू हो गई। हाँ। आपके यहाँ तक ये तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का विशेषाधिकार है, उनका जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे हम लोग मतलब अभी आपके यहाँ शुरुआत नहीं हुई? अभी कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वैसे तो आप सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी कुछ साल पहले ये आपके प्राथमिक और जूनियर जो एक ही परिसर में थे उनको संकुल विद्यालय का नाम दे दिया, कंपोजिट विद्यालय का नाम दे दिया। तो स्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि उसमें एक प्राइमरी के हेडमास्टर हुआ करते थे, एक जूनियर के हेडमास्टर हुआ करते थे, और अब वो प्राइमरी हेडमास्टर का पद खत्म हो गया, वो जूनियर के हेडमास्टर। तो ऐसे विद्यालयों में जिनको इंग्लिश मीडियम भी कहा जा सकता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अहम का टकराव कई विद्यालयों में आपको देखने को मिला है। तो वहाँ पर उसके लिए आपकी क्या राय है? इसमें जैसे कि एक विद्यालय स्वतंत्र अस्तित्व में था, प्राथमिक विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल के बिल्कुल समीप पे था, उसी परिसर में था, लेकिन उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व था। वहाँ के प्रधानाध्यापक उसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। शासन ने निर्णय लिया कि जो जैसे रसोइया का चयन होना है, अगर दोनों विद्यालय एक कर दिए जाए तो रसोइया की संख्या घट जाएगी और इस प्रकार से धन की बचत होगी। खाना 2 जगह बनता है, दुरुपयोग हो रहा है, ईंधन का दुरुपयोग हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया उसके सपना हो गया, अब ऐसा नहीं है। अब पहली प्राथमिकता अभिभावक की होती है कि हम प्राथमिक विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गाँव में जब मैं पहुँचता हूँ तो बच्चे मुझे भी देखकर पहचान जाते हैं कि ये हैं अधिकारी, ये जो आए हैं ये हम लोगों से भी बात करेंगे। मैं सड़क पर रुक करके अपने बच्चों से बात करता हूँ जो विद्यालय नहीं पहुँचे होते हैं कि बेटा क्यों नहीं स्कूल गए हो, क्या कारण है। जब इस तरह का माहौल हमारे सभी साथी, हम तो उम्मीद करते हैं, निवेदन भी करते हैं सभी अधिकारियों से कि जो भी अधिकारी गांव में विजिट पे जाए
वो अगर कोई बच्चा विद्यालय से बाहर मिल जाए, सड़क पर मिल जाए, तो उस बच्चे से जरूर बात करें, पूछें क्या दिक्कत है, हमारे विद्यालय तक जाए, हमारे विद्यालय के भोजन की व्यवस्था, हमारे विद्यालय के सभी संसाधन, उस पर चर्चा करें। क्योंकि ये केवल शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं है, ये सभी का दायित्व है, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि ग्राम प्रधान महोदय को हम वोट देंगे तो हमारे यहाँ खर्चा लगेगा, हमारे यहाँ हैंडपम्प लगेगा। मैं कहता हूँ मत कुछ कहिए, ये सब मुझे जरूरत नहीं है। प्रधान जी के चुनाव का केवल एक मापदंड हो कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा, हमारे विद्यालय के लिए उन्होंने क्या किया, ये होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर हो जाए प्रधान जी के चुने जाने का, तो निश्चित रूप से हमारे सभी बच्चे गांव में पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो स्वतः ही उनके घर में खड़ंजा, घर के सामने खड़ंजा, उनके घर में हैंडपम्प, शौचालय, बिजली, जो भी संसाधन है स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। बस पढ़ाई की जरूरत है, इसलिए पहली प्राथमिकता पढ़ाई। जी सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ब्लॉक के अपने ब्लॉक के मुखिया हैं, और पूरे ब्लॉक के जो भी अध्यापक होते हैं वो आपका परिवार होता है। जी, जैसा कि अध्यापकों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि आपके आने के बाद जैसे जो सबसे मुख्य चीज़ हुई वो ये हुई कि जैसे महिलाएं कभी CCL अप्लाई करती थी, उनका पेंडिंग पड़ा रहता था, तो पूछने वाला नहीं था, और आपके आने के बाद वो विदिन 2 डेज CCL अप्रूव हो रही बगैर किसी सिफारिश, बगैर किसी पैरोकारी आप जाने को समझा और अप्रूव कर देते। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपके आने के बाद हो गई। इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एकमात्र शिक्षा विभाग ऐसा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, जिसमें जो वेतन की तिथि होती है वो निश्चित नहीं होती। एक डेट कंफर्म, जैसे अन्य विभागों में एक डेट कंफर्म होती है कि 1 तारीख 2 तारीख, लेकिन आपके यहाँ कहा जाता है कि 10 तारीख के पहले आ जाएगा या 12 के पहले आ जाएगा। तो इस पर क्या आपका कोई विचार है कि मतलब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कब तक ऐसा? नहीं, हमारा विभाग पूरी तरह से इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पसंद ये है कि अन्य विभागों में सीमित है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धनराशि लगती है शिक्षकों के वेतन में। इसके लिए हमारे वित्त नियंत्रक महोदय भी पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि कितने अच्छे ढंग से समय पर हम अपने अध्यापकों को वेतन दिला दें। ये पूरी तरह से वो भी तैयार हैं। हमारे लेखाधिकारी साहब पूरी तरह से इस पर लगे रहते हैं कि कितनी जल्दी हम दें। अब तो क्योंकि हम लोगों के यहाँ मानव संपदा पोर्टल से और प्रेरणा से लिंक करके सभी चीज़ें वेतन देने की व्यवस्था हो गई है। अब हम लोग वो उपस्थिति पुराने परंपरागत तरीके से नहीं लेते हैं कि पहले पन्ना आता था उपस्थिति का, हाजिरी गैर हाजिरी कटिंग करके दस्तखत करके काटते पीटते थे, वो सब खत्म हो गया। अब तक पूरी व्यवस्था ऑनलाइन पावना बोला जाता है, अब वो खत्म हो गया। अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन हमारा अध्यापक 20 तारीख के दिन किया है, 20 से लेकर के 25 के बीच जो पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिट कर देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। यदि उसमें विलम्ब करता है तो कुछ विलम्ब हो जाता है, क्योंकि इस तरह से तकनीकी कारणों से अगर विलम्ब होता है तो होता है, आ जाता है। वैसे बजट हमारे विभाग ने उपलब्ध करा दिया है, जो विलम्ब हुआ है इधर वो शायद बजट के कारण ही विलम्ब हुआ है। अभी इधर आपको देखने में जैसा मिला है कि इधर इस महीने में काफ़ी बहुत लेकिन मिल गया बजट। चलिए, दूसरी चीज़ एक और पूछनी है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आया कि वरिष्ठता सूची के आधार पर या जैसे जो प्रमोशन को लेकर, तो प्रमोशन को लेकर कई जनपदों में तो लिस्ट शायद बननी शुरू हो गई। हाँ। आपके यहाँ तक ये तो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय का विशेषाधिकार है, उनका जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे हम, मतलब अभी आपके यहाँ शुरुआत नहीं हुई? अभी कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वैसे आप सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ करने की। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी कुछ साल पहले ये आपके प्राथमिक और जूनियर जो एक ही परिसर में थे उनको संकुल विद्यालय का नाम दे दिया, कंपोजिट विद्यालय का नाम दे दिया। तो स्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि उसमें प्राइमरी के हेडमास्टर हुआ करते थे, जूनियर थे, और अब वो प्राइमरी के हेडमास्टर का खत्म हो गया, जूनियर के। तो ऐसे विद्यालयों में जिनको इंग्लिश मीडियम भी कहा जा सकता है, वहाँ पर कहीं न कहीं अहम का टकराव कई विद्यालयों में आपको देखने को मिला है, तो वहाँ पर उसके लिए आपकी क्या राय है? इसमें जैसे कि एक विद्यालय स्वतंत्र अस्तित्व में था, प्राथमिक विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल के बिल्कुल समीप पे था, उसी परिसर में था, लेकिन उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व था। वहाँ के प्रधानाध्यापक उसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। शासन ने निर्णय लिया कि जो जैसे रसोइया का चयन होना है,
अगर दोनों विद्यालय एक कर दिए जाए तो रसोइया की संख्या घट जाएगी और इस प्रकार से धन की बचत होगी। खाना दो जगह बनता है, दुरुपयोग हो रहा है, ईंधन का दुरुपयोग हो रहा है, तो इससे बचने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया वो अच्छा है। लेकिन मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव में यदि किसी की प्रभाव का उसका हनन होता है या कुछ होता है तो थोड़ा सा व्यवधान आता है, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक नहीं होता है। धीरे धीरे हमारे सभी शिक्षकों ने समझ लिया है, वो जानते हैं कि यहाँ हमारा ईगो नहीं टकरा रहा है, न किसी प्रकार का कोई पद उनसे छीना गया है, न किसी प्रकार का कोई वेतन में कोई हित की गई है, कुछ नहीं ऐसा है। बहुत ही ढंग से कर रहे हैं। एक आध विद्यालय की शिकायतें आती हैं तो हम उस समस्या का निराकरण वहाँ पहुँच करके लोगों से वार्ता करके निराकरण करते हैं। सबको मिलजुल कर कार्य करना है। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि प्रधानाध्यापक है, इनका कोई उस तरह का रोल चलेगा, एक अधिकार चलेगा। हमारे खुद प्रधानाध्यापक का जो प्राथमिक थे वो सहायक के रूप में जूनियर के सहायक के बराबर ही थे और आराम से काम करते हैं। अब मिलजुल करके काम करने के हमारे पास संकेत आ रहे हैं और अच्छे ढंग से काम करेंगे। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारे सभी शिक्षक जो सम्मिलित विद्यालय के हैं सभी एक दूसरे के मिल करके कदम से कदम मिला करके और 100% देने का प्रयास करेंगे। जिससे मैंने जो संकल्प लिया है सितंबर 2022 में हम अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे। इसमें हम 100% उत्तीर्ण होंगे और सफल होंगे। उम्मीद के साथ जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ परसेंडी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्री हृदय शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका मानना था कि पहले हम अध्यापकों को जो अपने शिक्षक हैं उनको हम उनके अधिकार और उनको सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मुहैया होती हैं और उनको एक उनके अंदर एक विश्वास जगाने का उनका एक लक्ष्य था कि हम उनको यह विश्वास दिलाएं कि उनके अभिभावक के तौर पर हम ब्लॉक में मौजूद हैं, उनको कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और उसका रिजल्ट आपके सामने आया है कि विगत शायद मुझे लगता है कि 2 माह पूर्व में आए हुए और 2 माह में पहले कोई भी CCL, कोई भी मेडिकल, कोई भी CL अप्रूव कराने के लिए सिफारिशें लगती थी। इवन कहना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होते हैं इन सब चीज़ों के, पैसा तक चलता था। और आज वो हालत है कि बगैर किसी की सिफारिश के एक अध्यापक ने अपना CCL, CL मेडिकल में डाला और वो विदिन 2 डेज खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उसको अप्रूव कर रहे हैं, देखकर उसकी जांच करके अप्रूव कर देते हैं। पहली बात तो अध्यापकों में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है कि जो हमारा अधिकारी अब आया है वो हमको एक अपने परिवार की मानक ट्रीट कर रहा है और उसको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो जैसा कि खंड शिक्षा अधिकारी ने पहले उनको अधिकार दिए, उनको सुविधाएं दी, लेकिन उसी शक्ति के साथ शासन की मंशा अनुरूप कार्य भी उनसे ले रहे हैं। जैसा कि पहले अध्यापक 9 बजे के स्कूल में 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 3 बजे की छुट्टी में वो 2 बजे चले जाते हैं। अब आप जाकर देखिए, व्यक्तिगत मैं परसेंटी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर 8 बजे के स्कूल, 9 बजे के स्कूल का मतलब 9 बजे ही है, 3 बजे छुट्टी का मतलब 3 बजे ही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ श्री हृदय शंकर श्रीवास्तव जी की लगन, मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और अपनेपन की वजह से ही संभव हो पाया है। आप बने रहिए।